मैं शंकर लाल और आप सभी का स्वागत करता हूँ बीएससी वाला सीखकर पर। और आज हम बात करने वाले हैं बीएस सेकंड सेमेस्टर में जो हिस्ट्री का पोर्शन रहने वाला है 1750 से लेकर 1707 तक, जिसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या नहीं पूछे जाएंगे सारी बात करने वाले हैं। तो जो भाई बंधु सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम दे रहे हैं वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी ऐड किए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी, ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, जिनमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। अब किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है उनकी बात करने वाले हैं। तो अब मोबाइल को रोटेट कर लीजिए और आराम से ध्यान से सुनिए, जो आपको कल एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा ही मिल सके। चलते हैं भाग एक में। आपको क्या पूछा जा सकता है? भाग एक में पूछा जा सकता है कि साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत, ये दोनों किस प्रकार के साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जो हमें लिटरेचर, जैसे धर्म के बारे में कोई लिटरेचर बुक मिली है हमें कुछ, और या किसी समाज के बारे में लिखित रूप से हमें जो भी प्रमाण मिलते हैं वो लिटरेचर होते हैं, ठीक है। और पुरातात्विक स्रोत जिस किसी भी सभ्यता या समाज के बारे में क्या मृदभांड मिले या कोई इंस्क्रिप्शन मिला है, कोई अभिलेख मिला है, उसके आधार पर हमें जानकारी प्राप्त होती है, वो क्या हो जाते हैं? हमारे पुरातात्विक स्रोत हो जाते हैं, ठीक है। परिचय परिचय में हम पहली बात करने वाले तो प्राचीन, है ना, जो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी के मुख्य जो साहित्य के एवं पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के बारे में हमें जो प्राचीन जानकारी प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? जो साहित्यिक तथा पुरातात्विक स्रोत है उन्हीं से प्राप्त होती है, ठीक है। ये स्रोत समय एवं ये स्रोत उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? तो धार्मिक ग्रंथ होते हैं, जैसे कि वेद है, उपनिषद है, रामायण है, महाभारत और पुराणे, ये सारे के सारे धार्मिक बौद्ध साहित्य में, जैसे त्रिपिटक है, जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं क्या, बौद्ध के जन्म से पहले जो इनकी कथित कहानियां हुई थी वो जातक कथाएं। जैसे जैन साहित्य में आगम साहित्य है। विदेशी यात्रियों के विवरण है, जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण, एक फायान आया था, वैनसांग आया था, अलबरूनी आया था, इब्न बतूता ने जैसे रहला लिखी थी, फायान शिव की लिखी थी, वेन साग फोको की लिखी थी, अल्बिरुन भारत का इतिहास लिखा था, ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से? जो इतिहास के बारे में, किसी राजा के बारे में पर्टिकुलर जानकारी प्रदान करता हो, जैसे राज त्रिंगिणी है, हरिश्चरित्र है, हर्ष के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है कि हर्ष के बारे में भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। दूसरे होते हैं हमारे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम, जैसे कि अभिलेख होते हैं, हमारे सिक्के होते हैं, स्मारक एवं मंदिर होते हैं। अब मंदिर स्मारक किस प्रकार की जानकारी देते हैं? जैसे किसी राजा ने मंदिर बनाया, उसमें इंस्क्रिप्शन अभिलेख लगवाएगा। अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि मंदिर इस राजा के द्वारा बनाया गया है, ये उस समय की किस प्रकार की उसकी आर्थिक स्थिति थी। फिर मूर्तियां होती है, उत्खनन से प्राप्त अवशेष होते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मिले जो मृत भांड है, कांसे का दर्पण है, शिवादान है और वगैरह वगैरह, ठीक है। महत्व, इन चीजों का महत्व क्या है? तो इतिहास लेकिन में विश्वसनीय आधार होता है। अगर हम जैसे कोई इतिहास लिख रहे हैं, इतिहास में हमें किसी राजा का कोई कॉइन मिला है, कोई सिक्का मिला है और सिक्का पर राजा की कोई जानकारी अंकित है, तो हम उसे क्या पता लगाते हैं? हमें विश्वास हो जाता है, हमें प्रमाण हो जाता है हमारे पास कि राजा के समय इस प्रकार की आर्थिक स्थिति रही होगी, ठीक है। दूसरी, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जानकारी प्रदान होती है, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन का ज्ञान होता है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? तो साहित्यिक और पुरातात्विक से भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्या है, प्रमुख आधार है, क्योंकि भारतीय इतिहास में जो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत है, इन्हीं के आधार पर हम क्या करते हैं, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है गुज्जर प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूटों का त्रिपक्षीय संघर्ष का परिचय दीजिए। तो अब इन त्रिपक्षीय संघर्ष का परिचय क्या क्या हो सकता है? तो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब कन्नौज, कन्नौज उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, वर्तमान उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, और उस समय गंगा यमुना दोआब में स्थित था, और ये बहुत ज्यादा क्या था, उपजाऊ था, जिसके कारण सभी के सभी क्या कर रहे थे, कन्नौज को पाना चाह रहे थे। किस कन्नौज को पाना, कारण क्या था? एक तो कन्नौज का राजनीतिक महत्व था, व्यापारिक मार्गों का नियंत्रण था, क्योंकि कन्नौज एकदम सेंटर में था। अगर बंगाल, उधर जम्मू कश्मीर, रूमंदेही जैसे नेपाल, ये सारे के सारे रास्ते आकर दिल्ली जाने के लिए कहाँ, कन्नौज जाना पड़ता, तो व्यापारिक मार्गों पर सबसे ज्यादा। और उत्तर भारत का सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना, प्रमुख शासक
अब गुर्जर प्रतिहार में कौन कौन प्रमुख शासक हुए थे, जैसे नागभट्ट सेकंड है, मयूर भोज है, पाल में जैसे धर्मपाल है, देवपाल है, राष्ट्रकूट में जैसे ध्रुव है, गोविंद तृतीय है। इस प्रकार के शासक हुए थे। परिणाम क्या निकला था? तो परिणाम की अगर मैं बात करूं तो कोई भी राज्य स्थायी और विजय प्राप्त नहीं कर सका था। तीनों राज्यों की शक्ति कमजोर हुई थी। उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता क्या बढ़ गई थी। निष्कर्ष निकला कि त्रिपक्षीय संघर्ष ने उत्तर भारत के राजनीतिक इतिहास को गहराई से क्या किया था, प्रभावित किया था, क्योंकि तीनों के तीनों वंश आपस में लड़ते रहे, ना तीनों वंश किसी एक दूसरे पर अधिकार प्राप्त कर सके, जिसके कारण हमेशा कन्नौज क्या रहा, एक चर्चा का विषय रहा। ठीक है। तीसरा है मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमण प्रभाव क्या थे। तो मोहम्मद गजनवी की पहली मैं बात करूँ तो मोहम्मद गजनवी 1000 से 1027 के बीच में भारत में लगभग 17 बार आक्रमण करता है और मुख्य उद्देश्य उसका क्या था, धन लूटना। क्या था? धन को लूटना, लूट कर क्या करना, वापस चले जाना। और उसका जो सुप्रसिद्ध आक्रमण था जो लगभग 1024-25 ईस्वी में किया था, वो कौन सा था इसका? सोमनाथ मंदिर का। मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी 1191 और 92 में क्या आता है, भारत आता है। त्राइन का प्रथम युद्ध जो वो होता है, त्रायणिक पृथ्वीराज तृतीय की होता है, तो इसमें क्या हो जाता है, पराजय हो जाता है और वापिस चला जाता है। द्वितीय दोबारा आक्रमण करता है 1192 में, और 1192 में जब दोबारा आक्रमण करता है, विजय होता है और भारत में पहली बार क्या होती है, मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। मोहम्मद गजनवी तो केवल लूट के आधार पर ही भारत पर आक्रमण करता है, लेकिन मोहम्मद गौरी क्या करता है, भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए आक्रमण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रभाव। तो अनेक राज्यों की शक्ति कमजोर हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन आया। निष्कर्ष क्या क्या निकले इसके? तो गजनवी के आक्रमण लूट पर आधारित थे, जबकि गौरी आक्रमण क्या थे, स्थायी मुस्लिम शासन की नींव रखी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों के बारे में समझाइए। तो इल्तुतमिश की जो नीति थी वो दिल्ली सल्तनत को स्थिर किया। इल्तुतमिश आगे की सोचकर दूरदर्शी व्यक्ति था, तो आगे किस प्रकार सत्ता स्थापित, आगे लंबे समय तक सत्ता स्थापित कर सकते हैं, इस बात पर ज्यादा जोर दिया। फिर उसने एक 40 दल का गठन किया। 40 दल क्या था कि 40 पठानों का एक समूह था। फिर टंका तथा जीतल सिक्के जारी किए। खलीफा को मान्यता प्राप्त की। ठीक है। इल्तुतमिश खलीफा, और इल्तुतमिश के समय आप खलीफा क्या था, सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी हुआ करता था, जिसके आधार पर सनद प्राप्त करके इल्तुतमिश ने क्या की थी, सत्ता प्राप्त की थी। फिर नेक्स्ट है बलबन। बलबन राज्य सत्ता को सर्वोच्च बनाया कि जो राजा होगा वही क्या होगा, सर्वोच्च होगा। राजा के बाद में जो होंगे, राजा के बाद में होंगे। रक्त और लोह की नीति अपनाई। बोलता था कि गरीब को देखकर मुझे क्या होती है, घिन आती है। सीमाओं की सुरक्षा मजबूत की, विद्रोहों को कठोर दमन किया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे अच्छी रही इसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली। क्या बाजार नियंत्रण? फिर मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी इसकी अच्छी रही। स्थायी सेना का विस्तार किया। पहले क्या था, सेना स्थायी नहीं थी, लोगों को भर्ती किया जाता था। इसने सेना को क्या कर लिया, सैलरी देकर स्थायी बना लिया। दक्षिण भारत में सफल अभियान किए। निष्कर्ष क्या निकला? तीनों शासकों ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत और संगठित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो परिचय क्या? दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में की गई थी, जब मोहम्मद गौरी मारा गया था। उसके बाद में उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके द्वारा 1206 में क्या की गई थी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। 350 वर्षों, है ना, 320 वर्षों तक क्या दिल्ली सल्तनत चलता रहा। 1206 से 1526 तक, जब हम इब्राहिम लोदी पढ़ेंगे वहां तक दिल्ली सल्तनत भारत के एक बड़े भाग पर शासन किया था। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख वंश कौन कौन से थे? गुलाम वंश था, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। अंतिम 1524 में इब्राहिम लोदी, पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखना। ठीक है। अब इनमें क्या क्या विस्तार? इल्तुतमिश ने सल्तनत को संगठित किया था, है ना। अब आप पूछोगे कि आपके माइंड में आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी तो किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन वो दिल्ली में रहकर शासन नहीं किया था, लाहौर रहकर शासन किया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी बनाकर क्या किया, यहाँ पर शासन किया था।
इल्तुतमिश सल्तनत को क्या किया, संगठित किया। बलबन ने विद्रोह का दमन किया और शासन को और ज्यादा मजबूत किया। जो 40 दल इल्तुतमिश के द्वारा संगठित करके बनाया गया था, जो शासन पर सबसे अधिक जोर था, उस 40 दल को क्या किया, दमन किया बाद में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, फिर दक्षिण भारत के राज्य विस्तार किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण भारत पर नियंत्रण और प्रयास किया। प्रशासन किस प्रकार था, तो सर्वोच्च सुल्तान सर्वोच्च शासक होता था। एकता प्रणाली लागू थी। एकता प्रणाली क्या था, तो एकता जो थी जमीन मतलब सैलरी, मतलब मैं आपको बताऊं तो जो सेना काम कर रहे हैं तो सेना को सैलरी के बदले क्या दिया गया था, एकता, जमीन का कुछ टुकड़ा दे दिया जाता। सेना पर न्याय व्यवस्था संगठित थी। महत्व क्या था, भारत में मुस्लिम शासन को स्थापित किया। प्रशासनिक सुधार हुए। नई स्थापत्य सांस्कृतिक परंपराओं का विकास हुआ। निष्कर्षतः दिल्ली सल्तनत भारतीय इतिहास में प्रशासन, संस्कृति और राजनीति पर गहरा प्रभाव छोड़ा था, क्योंकि संस्कृति भी इसमें, प्रशासन भी, राजनीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव था। अब अगला है कि विजयनगर साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के उदय के जो कारण थे वो क्या थे, या उदय किस प्रकार हुआ। परिचय, 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में दो शक्तिशाली राज्य, एक तो विजयनगर और एक बहमनी, इन दोनों राज्यों का उदय हुआ। विजयनगर साम्राज्य 1336 में जो हरिहर और भूका दो भाई थे, उन दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया था, विजयनगर की स्थापना की थी। और विजयनगर की राजधानी जो थी वो हम्पी थी। उपलब्धियां थी कला, साहित्य, है ना, कला, स्थापत्य और व्यापार विकास, विशाल मंदिरों का निर्माण और सिंचाई को बढ़ावा देना। बहमनी साम्राज्य 1347 में गुजरात के आसपास में अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा स्थापित की गई थी और गुलबर्गा बाद में बिदर इसकी राजधानी रही थी। उपलब्धियां क्या की थी, दक्षिण भारत में, पहले दक्षिण भारत में क्या थे, मुस्लिम साम्राज्य नहीं था और मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। फारसी और संस्कृति का विकास हुआ और शिक्षा, कला को संरक्षण प्रदान किया। दोनों राज्यों के बीच संघर्ष हुआ। मुख्य विवाद था रायचूर का दोआब। रायचूर का दोआब कृष्णा नदी के आसपास में था और सब उपजाऊ था, दोनों उसको पाना चाह रहे। अनेक युद्ध हुए। निष्कर्ष रहा, दोनों राज्य दक्षिण भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक विकास को महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन आपको भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में समझाइए। क्या 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 भक्ति आंदोलन है, क्या सूफी आंदोलन, तो इसके बारे में आप बात करने वाले। तो मध्यकालीन में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के उद्देश्य से भक्ति और सूफी आंदोलनों का विकास हुआ था, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन में प्रमुख संत जैसे रामानुजाचार्य है, रामानंद है, कबीर है, गुरु नानक है, मीराबाई है, तुलसीदास है, चैतन्य महाप्रभु है। मुख्य विशेषता क्या क्या रहने वाली इनकी, तो ईश्वर की भक्ति पर बल दिया, जाति पाति का विरोध किया, सामाजिक समानता पर बल दिया, सरल भाषा में उपदेश दिए, सूफी आंदोलन किए। संत, प्रमुख संत कौन कौन हुए, है ना, सूफी संत कौन कौन हुए सूफी आंदोलन में, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो 1192 ईस्वी में अलाउद्दीन, सॉरी, मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और अजमेर में आकर अपना जमावड़ा, अपनी पीठ स्थापित की थी। जैसे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया है ना, दिल्ली अभी दूरस्थ बाबा फरीद। मुख्य विशेषता प्रेम और मानवता पर का संदेश दिया, धार्मिक सहिष्णुता, सेवा एवं भाईचारे पर बल दिया, सामाजिक सुधार, क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पर बल दिया, ठीक है। भक्ति और सूफी आंदोलन भारतीय समाज में क्या किया, प्रेरणा का विषय रहे और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर, हुमायूं और परिचय। बाबर हुमायूं के बारे में बताइए, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी। इसके बाद हुमायूं ने अनेक घटनाओं के बावजूद मुगल शासन को पुनः स्थापित किया था, है ना, ठीक है। 1540 में बाबर हुमायूं छोड़कर चला जाता है। शेरशाह सूरी के आक्रमण के कारण 1556 में वापस भारत आता है ना। फिर बाबर के बारे में पढ़ते हैं। 1483 में बाबर का जन्म बाबर परगना में हुआ था, ठीक है। तो प्रथम युद्ध उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। खानवा का युद्ध 1527 में संगा के मध्य हुआ था, जो पाती पहलवान की नीति अपनाई थी। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों को पराजित किया, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य की स्थापना, उपलब्धियां, तोपखाने का सफल उपयोग, बाबरनामा की रचना, बाबरनामा की हुमायूं के शासन काल की अगर मैं बात करूं तो 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556 के बीच में इसका शासन काल रहा था। शेरशाह सूरी को पराजित होकर निर्वासित किया गया। फारस की सहायता से पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। उपलब्धियां क्या क्या रही, मुगल शासन की पुनर्स्थापना की, अकबर के लिए मजबूत आधार तैयार किया। निष्कर्ष की बात करूं तो मुगल बाबर ने
मुगल साम्राज्य की नींव रखी। हुमायूं ने कठिन संघर्ष के बाद भी पुनः स्थापित किया था। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अकबर की धार्मिक नीति। परिचय। अगर अकबर की बात करूं तो अकबर ने 1556 में शासन संभाला था और 1605 तक दिल्ली दिल्ली का शासक रहा था। मुगल साम्राज्य का महान शासक। उसने धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति शासन समान की नीति अपनाई थी, जिसने सुलह कुल कहा जाता है। सुलह कुल क्या था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नंबर वाला पूछा जा सकता है कि सुलह ए कुल क्या था अकबर का? तो याद रखना, क्या याद रखना कि सभी धर्मों के साथ में सहिष्णुता। सहिष्णुता क्या होती है? कि सभी धर्मों के प्रति बराबर सम्मान की दृष्टि से ध्यान रखना। ठीक है। अकबर की धार्मिक नीति की प्रमुख नीतियां। सुलह कुल की नीति, सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार। तीर्थ यात्रा कर जैसे 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। जजिया कर मोस्ट इंपोर्टेंट, अकबर के द्वारा जजिया कर 1564 में समाप्त किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 में की गई थी। विभिन्न धर्मों के विद्वानों की चर्चा के बाद में 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। और दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला जो हिंदू था वो था कौन? मोहनदास। मोहनदास के बारे में आप जानते हैं, बीरबल के बारे में आप सभी जानते हो। ठीक है। प्रचार किया। ठीक है। राजपूत नीति। राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उन्हें उच्च पद दिए। प्रभाव क्या क्या रहा? तो प्रभाव में हिंदू मुस्लिम संबंधों के सुधार हुआ। साम्राज्य की एकता मजबूत हुई। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। निष्कर्ष के अगर मैं बात करूं, अकबर की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य को स्थिर और शक्तिशाली बनाने की भूमिका निभाई, क्योंकि हिंदू भी क्या चाह रहे थे? अकबर को अपना शासक चाह रहे थे। मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के कारण क्या क्या थे? तो 1707 की अगर मैं बात करूं तो औरंगजेब शासक बनता है और मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य क्या हो गया था? पतन होना स्टार्ट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि औरंगजेब के बाद में योग्य शासक नहीं बने। पतन प्रारंभ हो गया। पतन के प्रमुख कारण थे कमजोर उत्तराधिकारियों में युद्ध चलते रहते थे। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था का संकट हो गया था। मराठों जाटों सिखों का उदय हुआ था। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण, आर्थिक संकट, विशाल साम्राज्य प्रभावी नियंत्रण होना, परिणाम क्या हुआ था? मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे राज्य जो सामंत थे, जो जागीरदार थे, वो अपने आप को क्या कर दिया? शासक घोषित करके छोटी छोटी रियासतों के आधार पर घोषित हो गए थे। अंग्रेजों को भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला। निष्कर्ष, आंतरिक कमजोरियां, बाहरी आक्रमणों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है शिवाजी और मराठा प्रशासन के बारे में बताइए। तो परिचय, पहले शिवाजी के बारे में बात कर लेते हैं। शिवाजी 1630 से 1680 के बीच में क्या रहते हैं? दक्षिण भारत के मराठाओं के पेशवा रहते थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की थी। फिर एक सुदृढ़ प्रशासन विकसित किया। प्रशासन की विशेषता क्या थी? एक तो अष्ट प्रधान परिषद, 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी। अब पूछा जा सकता है अष्ट प्रधान परिषद की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? शिवाजी के द्वारा की गई थी। सुदृढ़ सेना, घुड़सवार एवं पैदल सेना का विकास, दुर्ग नीति, अनेक किलों का निर्माण करवाया गया था। राजस्व व्यवस्था, किसानों पर उचित कर लगाया। नौसेना, भारत की पहली संगठित नौसेना, एक विकास किया गया था। किसके द्वारा? आपके शिवाजी के द्वारा। उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो उपलब्धियां, मराठा शक्ति का विस्तार, मुगलों का सफल विरोध, जनता हित में शासन। निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं, निष्कर्ष में शिवाजी एक कुशल प्रशासक, महान योद्धा, दूरदर्शी शासक थे। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में बताइए। परिचय की बात करूं तो मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। यह मुगल प्रशासन और सेना की महत्वपूर्ण व्यवस्था थी। मनसबदारी व्यवस्था की मनसब का अर्थ, अब मनसबदारी व्यवस्था की थी। पहले तो हमें यह पता होना चाहिए मनसब क्या होता है। तो मनसब का अर्थ होता है पद या रैंक। किस व्यक्ति की क्या रैंक है, उसका पद क्या है। प्रत्येक मनसबदार को निश्चित सैनिक रखने होते थे। मनसब के आधार पर वेतन और सम्मान मिलता था। मनसबदारों की नियुक्ति और पदोन्नति सम्राट के द्वारा की जाती थी। जागीरदारी व्यवस्था, अब जागीरदारी व्यवस्था की क्या थी? एक जागीरदार नियुक्त किया जाता था, उसके अंदर एक कुछ भूमि का टुकड़ा रख दिया जाता और जागीरदार क्या उस भूमि को लीज पर दिया करता। लीज, आज के लीज मतलब ये छोटे छोटे भट्टे बता दिया कर। तो मनसबदारों को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी।
जागीर जागीर से प्राप्त राजस्व अपना खर्च चलाते थे। जागीर व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती थी, उसका स्थानांतरण किया जाता था। लाभ क्या था? लाभ की बात करें तो प्रशासन और सेना संगठित रही, सम्राट का नियंत्रण बना रहा। दोष क्या क्या था? एक तो भ्रष्टाचार बढ़ा, क्योंकि जो जागीरदार होगा उसके पास में थोड़ा बहुत धन होगा तो वो शहर की ओर शिफ्ट होंगे और फिर वो क्या कर लेंगे, एक जागीरदार और अपने नीचे करेंगे। तो किसानों पर क्या करा, धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ता चला गया, टैक्स बढ़ता चला गया, किसानों पर बोझ बढ़ा। बाद में यही व्यवस्था मुगल साम्राज्य की कमजोरी का कारण बनी। निष्कर्ष, मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी थी, लेकिन समय के साथ इसमें कई कमियां आई और कमियों के कारण क्या पतन का प्रमुख कारण बना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल कालीन समाज, कला, स्थापत्य और साहित्य का परिचय दीजिए। तो मुगल काल 1526 से 1707 के इम्पोर्टेंट है ना, भारतीय इतिहास का स्वर्णिम संस्कृति काल माना जाता है। इस समय समाज में कला, स्थापत्य, चित्रकला और साहित्य का व्यापक विकास हुआ था। आपको पता है कि शाहजहां के द्वारा जैसे अच्छे अच्छे निर्माण करवाया गया, ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। मुगलकालीन समाज की बात करूँ तो मुख्यतः उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में विभाजित था। कृषि मुख्य व्यवसाय था। महिलाओं की स्थिति सामान्य थी, किंतु राजघरानों की महिलाओं के राजनीतिक प्रभाव भी था। हिंदू मुगलकालीन कला के बारे में आप अगर बताऊं तो चित्रकला का लघु विकास हुआ और संगीत संरक्षण मिला। दरबारी चित्रकला का विशेष विकास हुआ। मुगलकालीन स्थापत्य कला जैसे लाल किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, जामा मस्जिद है, हुमायूं का मकबरा है। विशेषता है लाल बलौह पत्थर का प्रयोग किया गया, संगमरमर का प्रयोग किया गया, गुंबद, मेहराब, मीनारों का सुंदर उपयोग किया गया था। भारतीय एवं फारसी शैली का समन्वय देखने को, जिसे इंडो ईरानी शैली के नाम से हम जानते हैं। साहित्य जैसे फारसी भाषा का विकास हुआ। अबुल फजल ने अकबरनामा, आईने अकबरी की रचना की। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। निष्कर्ष, मुगल काल भारतीय कला, स्थापत्य कला में क्या हुआ था देखने को मिलता है। फिर अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा कुंभा के बारे में परिचय। महाराणा कुंभा मेवाड़ का महान शासक था, है ना। उनका शासनकाल 1433 से 1468 तक रहा। प्रमुख कार्य कुंभलगढ़ का निर्माण करवाना, विजय स्तंभ का निर्माण करवाना, साहित्य तथा संगीत को संरक्षण प्रदान करना, मालवा एवं गुजरात के शासकों को पराजित किया। उपलब्धियां, मेवाड़ को शक्तिशाली बनाया, कला संस्कृति का विकास किया। महाराणा प्रताप परिचय। महाराणा प्रताप मेवाड़ का महान वीर शासक थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रमुख घटनाएं 1576 का आपका हल्दी घाटी का युद्ध, चेतक घोड़े की वीरता सुप्रसिद्ध है। गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, अधिकांश मेवाड़ पर पुनः अधिकार किया। उपलब्धियां, स्वतंत्र एवं स्वाभिमान की रक्षा, राजपूत वीरता के प्रतीक बने रहे। निष्कर्ष, राणा कुंभा और महाराणा प्रताप दोनों मेवाड़ की स्वतंत्रता, संस्कृति, गौरव की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रावचंद्र सेन, शेरशाह सूरी, रावचंद्र, है ना, दोनों के बारे में बताए तो रावचंद्र सेन कौन था? परिचय। रावचंद्र सेन मारवाड़ शासक थे। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके कारण इनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है ना। बुला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भटकता ही रहा, है ना। प्रमुख कार्य, मुगलों के विरुद्ध लगातार संघर्ष किया, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जीवन भर युद्ध किए। फिर राजपूत स्वाभिमान का परिचय दिया। शेरशाह सूरी परिचय। शेरशाह सूरी 1540 से हुमायूं को अगर भारत का शासक बनाता। प्रशासनिक सुधार, भूमि मापन के आधार व्यवस्था की, ग्रांड ट्रंक रोड, जीडी रोड का निर्माण करवाया। डाक एवं संचार व्यवस्था का विकास किया। रुपया मुद्रा को प्रचलित किया। कानून व्यवस्था को मजबूत किया, बनाया। महत्व है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को बाद में अकबर ने भी अपनाया। निष्कर्ष, रावचंद्र सेन स्वतंत्रता के प्रतीक थे, जबकि शेरशाह सूरी महान प्रशासक सुधार थे। अब जाट एवं सिख विद्रोह के बारे में बताइए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। जाट विद्रोह क्या था, कारण क्या था? एक तो अत्यधिक कर के कारण क्या होता है, जो जागीरदार थे वो अपने आप में खुद को स्वतंत्र घोषित करने में लगे। मुगल अधिकारियों का अत्याचार, धार्मिक असंतोष, प्रमुख नेता जैसे गोकुल के बाद में राजा राम चूड़ामन। परिणाम, भरतपुर में राज्य की स्थापना हुई, मुगल सत्ता कमजोर हुई। सिख विद्रोह, अब सिख विद्रोह के कारण मुगल शासकों की धार्मिक नीति, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर का बलिदान। प्रमुख नेता जैसे गुरु गोविंद सिंह है, बंदा सिंह बहादुर है। परिणाम,
सिख शक्ति का विकास हुआ, पंजाब में मुगल सत्ता कमज़ोर हुई। निष्कर्ष, जाट एवं सिख विद्रोह के मुगल साम्राज्य की शक्ति को कमज़ोर किया और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय मार्ग प्रशस्त किया। परीक्षा के लिए जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो 1206 में क्या हुआ था, तो 12 दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। 1336 में विजयनगर की स्थापना हुई। 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। 1575 में दीन इलाही की स्थापना हुई। 1576 में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। फिर शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, रुपया चलाया गया था। शिवाजी अष्ट प्रधान परिषद की चलाया था। अकबर के द्वारा सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम चेतक था और युद्ध जो था। थैंक यू दोस्तों, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अगली क्लास जो आने वाली है आपकी और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास का रिव्यू ज़रूर दें लास्ट में कि कितने क्वेश्चन आए कितने क्वेश्चन नहीं आए। धन्यवाद।